से लगभग 2300 साल पहले एक महान प्रतापी राजा ने भारत को एकता के सूत्र में बांधा। पटना से बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, दक्षिण में मैसूर, गुजरात में दूर दूर तक शासन किया। इनकी सुसंगठित सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 80,000 घोड़े पर चलने वाले सैनिक और 8,000 संग्राम रथ और 9,000 हाथी थे। इस महान सम्राट का बचपन बहुत ही स्ट्रगल में, संघर्ष में बीता, लेकिन ये बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा का धनी था जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। यह एक खेल खेलता था जिसमें वो खुद राजा बनता, ऊंचे सिंहासन पर बैठता, राजसभा लगाता तो और मंत्री, अध्यक्ष, कार्यवाहकों की नियुक्ति भी स्वयं ही करता था। एक दिन इस बालक को यह खेल देखते हुए एक बड़े विद्वान पंडित ने देखा। इन विद्वान व्यक्ति का एक बार पाटलिपुत्र स्टेट, जिसे आज हम पटना कहते हैं ना, वहां के राजा धनानंद ने अभिमान में होकर अपनी भरी राज्यसभा में अपमान कर दिया था। तो ये एक ऐसे प्रतिभावान पर्सन को ढूंढ रहे थे जो कि अभिमानी, प्राउडी राजा धनानंद को हरा सके और इनके अपमान का बदला ले सके। तो उनको इस बालक में अलौकिक तेज, इंटेलिजेंस और लीडरशिप जैसे अद्भुत प्रतिभा नजर आई। उन्हें लगा कि ये बालक उनकी सहायता कर सकता है, पर उस बालक को अपने साथ ले जाने के लिए रुपयों का लालच देकर उन्हें खरीदना पड़ा और वो उसको अपने साथ तक्षशिला ले गए, जो कि एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है। पहले तो भारत का एरिया एशिया कॉन्टिनेंट में बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। आज तो हम उसका बहुत ही छोटा सा रूप देखते हैं। तो ये बालक अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और उनके कुशल मार्गदर्शन में धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसने शिक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र की विद्या, राजनीति, रणनीति यानी कि युद्ध कैसे जीता जाए एक्सेट्रा भी सीखते हुए सभी नीतियों में पारंगत और एक्सपर्ट बन रहा था। गुरु शिष्य की ये जोड़ी पूरे विश्व में विख्यात हुई, चाणक्य और चंद्रगुप्त के नाम से। चाणक्य चंद्रगुप्त को एक महान राजा के रूप में देखना चाहते थे, तो चंद्रगुप्त भी अपने गुरु के हर आदेश का पूरी निष्ठा से पालन करते थे। गुरु चाणक्य की नीति और उनकी सूझबूझ से सबसे पहले उन्होंने आसपास के छोटे छोटे गांवों के साथ मित्रता कर अपनी सेना की शक्ति को बढ़ाया। अब अगला लक्ष्य था छोटे छोटे टुकड़ों में बटे भारत को संगठित देश के रूप में स्थापित करने का, क्योंकि उस समय देश में एकजुटता नहीं थी। छोटे छोटे शासक यहाँ वहाँ से अलग अलग शासन चलाते थे और इससे जब भी विदेशी आक्रमण होता था तो वो हार जाते थे और अपना राज्य गंवा बैठते थे। तो उस समय भारतवर्ष के लिए सबसे बड़ा खतरा एंशिएंट ग्रीक किंग सिकंदर था, जो कि विश्व विजेता यानी पूरे वर्ल्ड का किंग बनना चाहता था। उसने ईरान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान को जीत लिया था और अब वो छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण कर भारत की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन चंद्रगुप्त की वीरता, युद्ध कौशल की वजह से सिकंदर को भारत में प्रवेश करना मुश्किल सा लग रहा था, तो उसने चंद्रगुप्त को मारने का आदेश जारी कर दिया। सिकंदर चंद्रगुप्त तक पहुंचता उससे पहले ही चंद्रगुप्त ने सिकंदर के 2 ताकतवर मित्रों को मार गिराया और सिकंदर को भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया। लौटते समय सिकंदर इतना बीमार और निराश था कि अपनी कंट्री ग्रीक तक भी नहीं पहुंच पाया और रास्ते में ही उसके प्राण निकल गए। सिकंदर को हराने के बाद चंद्रगुप्त का अगला लक्ष्य था अभिमानी राजा धनानंद को हराकर चाणक्य के अपमान का बदला लेना। अपने गुरु की कुशल नीति से उसने धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र राज्य यानी पटना के राजा बने और चाणक्य को प्रधानमंत्री बनाया। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत के अधिकृत क्षेत्रों का राजा बना सेल्यूकस। अब नेक्स्ट स्टेप में चंद्रगुप्त ने बड़ी बहादुरी से सेल्यूकस को हराया और अफगानिस्तान और बलूचिस्तान पर अपना एकाधिपत्य स्थापित किया। फिर मध्य प्रदेश और गुजरात स्टेट तक अपना शासन किया। चंद्रगुप्त की वीरता और पराक्रम को देखकर सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। चाणक्य के कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ने के साथ साथ सम्राट चंद्रगुप्त साधु संतों का भी सम्मान करने वाले होते थे।
एक दिन उन्हें समाचार मिला कि उनके गुरु चाणक्य की मृत्यु हो गई है। अपने गुरु चाणक्य के मरण से चंद्रगुप्त को गहरा आघात लगा। उन्हें ऐसा विश्वास था कि जीवन भर उनके गुरु उनके साथ रहेंगे, लेकिन जीवन की सच्चाई तो कुछ और ही थी। वो दिन रात इसी चिंतन में डूबे रहते कि महान सम्राट बनने के बाद और दिन रात संपत्ति इकट्ठा करने के बाद भी जब हमें सब कुछ छोड़कर यहीं जाना है तो इन सब का क्या मतलब। एक दिन चंद्रगुप्त ने स्पेशल 16 स्वप्न देखे रात में। उन स्वप्नों से चंद्रगुप्त का मन बहुत ही व्यथित हो गया। तभी चंद्रगुप्त को समाचार मिला कि उनकी नगरी में संपूर्ण जिनागम को जानने वाले आचार्य भद्रबाहु का आगमन हुआ है। चंद्रगुप्त तो शीघ्र ही आचार्य श्री के पास पहुंचे और उनसे अपने 16 स्वप्नों के बारे में पूछा। स्वप्नों के बारे में डिटेल में सुनकर और संसार की असारता का विचार कर चंद्रगुप्त को वैराग्य हो गया और उसने अपने पुत्र बिंदुसार का राज्याभिषेक कर आचार्य भद्रबाहु के चरणों में जैन मुनि दीक्षा ले ली। आचार्य भद्रबाहु के चरणों का सहारा पाकर सम्राट चंद्रगुप्त ने जैसे अमूल्य निधि ही पाली थी। वह अपने समस्त परिग्रह, सारा राजपाट को त्याग कर अब मुनि चंद्रगुप्त वितरागी गुरु के निर्देशन में अपने आत्मकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। आचार्य भद्रबाहु ने कई बार चंद्रगुप्त के मुनित्व की परीक्षा ली, मतलब कहीं वो वीतरागी मुनि है या कहीं अपने अभी भी सम्राट के भाव उनके मन में हैं। लेकिन चंद्रगुप्त तो हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। आचार्य भद्रबाहु अपनी समाधि श्रवण बेलगोला की पहाड़ी पर लेना चाहते थे, इसलिए मुनि चंद्रगुप्त भी आचार्य भद्रबाहु के साथ विहार करते हुए श्रवण बेलगोला पहुंचे। उन्होंने अपने गुरु की बहुत भक्ति भाव से सेवा की। आचार्य भद्रबाहु की समाधि के बाद वहीं पर यानी कि उसी गुफा में मुनि चंद्रगुप्त ने अपने गुरु के विशाल चरण चिन्ह बनवाए। गुरु के चरणों को साक्षी मान वहीं वे निरंतर ध्यान और आत्म साधना करते थे। कुछ समय बाद उनका भी समाधिपूर्ण मरण हो गया। इसी पर्वत पर आचार्य भद्रबाहु ने भी सल्लेखना की पवित्र आराधना की। यह पर्वत धीरे धीरे तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया और इसका नाम पड़ गया तीर्थगिरी। तो देखा आपने कितने महान थे चंद्रगुप्त। पूरे भारत के राजा होने के बाद भी उन्होंने सब कुछ त्याग कर आत्मा के कल्याण के लिए दीक्षा ले ली और अपना कल्याण कर लिया।